जहां पर 2 दिन और तारीख निर्धारित की गई है जब इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि एसआईआर पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और खबर सामने ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पहले दिन के लिए याचिका पर बहस होगी, यानी कि 12 अगस्त को याचिका पर बहस होगी। 13 अगस्त को यानी कि दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो एसआईआर को लेकर के जो याचिकाएं डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है और नई तारीख भी निर्धारित सुनवाई के लिए की गई है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, 12 और 13 अगस्त 2 तारीखें दी गई है, क्या होगा इस दिन? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हुए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में आज सुनवाई चल रही थी। तो आज कोर्ट में जो एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया जाता है। टाइम फ्रेम का मतलब है, इसे आसान शब्दों में ऐसे बता सकते हैं कि इस मामले में कई याचिकाकर्ता है और उन तमाम याचिकाकर्ताओं को सुनने का एक वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो इस मामले पे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई 12 और 13 अगस्त को करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग से 8 अगस्त तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस मामले में तमाम याचिकाकर्ता अपनी अपनी जो दलीलें हैं उसे एक रिटन फॉर्म में लिखित तौर पर तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखेंगे और जिसमें कि प्रमुख तौर पर चुनाव आयोग को भी इस मामले में निर्देश दिया गया है कि 8 अगस्त तक लिखित दलीलें कोर्ट के सामने जमा करें, जिससे कि तमाम जो प्रक्रिया है जो बाद में जब इस मामले में 12 और 13 अगस्त जब इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया होगी तो उस वक्त में तमाम चीजें आसान हो जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे जो लोगों का नाम जो सूची में छूट गया है, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है तो वो 1 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद जो ड्राफ्ट सूची से अवैध रूप से छूटे हुए लोगों को जो चिन्हित करें, यानी कि वो ऐसे लोग जिनका नाम उस सूची में नहीं है उनको चिन्हित करने के लिए कहा गया है। और सूची में नाम जोड़ने के लिए सुधार के लिए 30 दिन की ये प्रक्रिया है, तो ये इसको भी तय किया गया है। अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। देखिए, कोर्ट के द्वारा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि अगर बड़े पैमाने पर नाम अगर इस प्रक्रिया के दौरान में, यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान में अगर बड़े पैमाने पर होता है तो हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के पीठ ने कहा है कि जनवरी 2025 की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर स्पेशल जो विशेष तौर पर जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य है वो चल रहा है। तो एक तरह से आज जो एक कहा जाए मुख्य तौर पर एक तारीख का तय हुआ है, वो तारीख है 12 और 13। और इसके साथ ही इस मामले में कौन कौन से याचिकाकर्ता कितनी देर तक अपनी दलीलों को रखेंगे उसके लिए एक टाइम फ्रेम वो तय हुआ है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण आज की जो सुनवाई के दौरान में इस मामले पर कि 8 अगस्त तक तमाम याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग अपनी लिखित दलीलें कोर्ट के सामने। चलिए, बिल्कुल, तो इंतजार 12 और 13 अगस्त का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, शंकर। और देखिए, बड़ी और दुखद खबर देवघर से सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांवरियों से भरी जो बस है वो ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में 5 कांवरियों की मौत हो गई है। तो बेहद ही दुखद खबर। सावन का महीना चल रहा है, बाबा दरबार कांवरिया पहुंच रहे हैं और इस बीच बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि जमुनिया चौक के पास मोहनपुर प्रखंड के जहां भरी बस कांवरियों से जो ट्रक से टकरा गई, दुर्घटना में 5 कांवरियों की मौत की पुष्टि हुई है और बताया जा रहा है कि 23 कांवरिया घायल हुए हैं। कांवरिया देवघर में जल चढ़ाकर दुमका के बासुकीनाथ धाम जा रहे थे। इसी दौरान कांवरियों से भरी बस गैस सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद 500 मीटर तक बस चलती रही। जमुनिया चौक के पास रखे ईंट से टकराकर बस रुकी। बताया जा रहा है कि सुबह में बस ड्राइवर को झपकी लग गई और बस टकरा गई। दुर्घटना में घायल कांवरियों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। 8 गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए देवघर एम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि 15 घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
और इस हादसे से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है और बस के परखच्चे उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर लदा हुआ ट्रक था उससे ये टक्कर हुई है। अस्पताल घायल लाए गए हैं और घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू भी किया गया। सड़क किनारे ईंट से ये बस जो है वो टकरा गई थी। मोहनपुर के जमुनिया ताड़ में हुए सड़क दुर्घटना में लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है और लगातार देवघर सिविल सर्जन घायलों को जो स्थिति जिनकी नाजुक है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से रेफर कराया जा रहा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि जो एम्बुलेंस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर स्थिति जिनकी नाजुक है वो जो है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से रेफर किया जा रहा है। मौत का 6 हो गया है। डॉक्टर की टीम जो है लगातार वो निगरानी पे भी थी। हम सीधे बात करते हैं, कितने घायल हैं, क्या कुछ अभी स्थिति है? आज अहले सुबह 5 बजे मोहनपुर के जमुनिया के पास में बस और ट्रक का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 6 लोग का मृत्यु हो गए हैं और 15 से 16 लोग लगभग घायल हैं और कुछ लोग का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, कुछ लोग को हम लोग एम्स में रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर सिविल सर्जन समेत सारे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सभी लोग लगे हुए हैं। सबको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल रहा है और सारा बात हम लोग मंत्री महोदय को संज्ञान में दिए हुए हैं। एम्स भेजा गया है, वहाँ से पता चलेगा स्थिति कैसी है। जो ऑटो को भेजा जो गया ऑटो का वो सीरियस है, सीरियस है। जाहिर सी बात है कि हृदय विधायक ये घटना में कई लोग घायल हैं और जो घायल हैं जिनकी स्थिति बेहद नाजुक है उन्हें देवघर सदर अस्पताल से एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है और एम्स में बेहतर इलाज के लिए यहां से 8 लोगों को रेफर किया गया है। बाकी जो कांवरिया हैं, जो घायल कांवरिया हैं, उन्हें देवघर सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो घायल हैं उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था हमने कर रखी है। घायल हैं और जिसका उपचार हम लोग कर रहे हैं जिला प्रशासन चौकस से और हमारे विभाग के सिविल सर्जन को मैंने वहाँ पे भेजा है। जो लोग घायल हैं उनको अभी पास वाले हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया है और मृतकों की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बड़ी घटना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी संज्ञान लिया है और पूरी रेस्क्यू टीम हम लगा दी है। मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि जो भी मृतक है हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने हादसे को दुखद बताया है और कहा कि देवघर में हुआ हादसा बेहद ही दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो देवघर में जो सड़क दुर्घटना हुई है 5 लोगों की जान चली गई है और इस हादसे के बाद से पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो देखिए देवघर में हुई इस दुर्घटना में राज्यपाल, सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम रघुवर दास ने दुख जताया है। और क्या किसने कहा है वो आपको बता दें। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि श्रद्धालुओं की मृत्यु की सूचना मिली है, जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सड़क हादसे में 18 कांवरियों की मृत्यु की दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित है। इसके साथ रघुवर दास जो पूर्व सीएम ने कहा है कि कांवरियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर मर्माहत करने वाली है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल ने बताया है कि बस दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। तो ये आपको हम पोस्ट दिखा रहे हैं, किसने क्या बयान दिया है इस सड़क हादसे को लेकर के सभी ने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ साथ जो घायल हैं उनके समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके अपनी संवेदना जताई है और कहा है कि यह हादसा बेहद ही दुखद है। तो प्रधानमंत्री ने लिखा है कि झारखंड के देवघर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
और देखिए, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। घंटों ये जो महाबहस है वो सदन के अंदर चल रही है। विपक्ष ने कई जो सवाल उठाए उसका जवाब भी लगातार दिया जा रहा है, चाहे राजनाथ सिंह हो या जयशंकर हो। और देखिए, बता दें कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन लोकसभा गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बता दें कि 12:05 पर लोकसभा में अमित शाह बोलेंगे। तो किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन पर जो सवाल भी विपक्ष की तरफ से खड़े हुए, उन सवालों का एक एक करके जवाब राजनाथ सिंह हो, विदेश मंत्री हो, वो दे रहे हैं। और आज 12:05 से लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। और देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खबर जो सामने आ रही है कि हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि राज्यसभा में दोपहर 2 बजे राजनाथ सिंह बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो लोकसभा इसके साथ साथ राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और राज्यसभा में दोपहर जब 2 बजे कार्यवाही की शुरुआत होगी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा सदन के अंदर चल रही है उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एक एक जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं अब उसका जवाब सटीक तौर पर दे रहे हैं। कि एक बात तो रिमार्केबल है कि इससे पहले जब भी आतंकवादी घटना होती थी इस सरकार के आने से पहले, हम लोग केवल उसको कंडेम करते थे, दुनिया में घूमते थे, लेकिन कोई एक्ट नहीं करते थे, कोई एक्शन नहीं करते थे। लेकिन इस सरकार में जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, जब भी कोई घटना हुई, एक तो घटना बहुत कम हो गई और जब भी हुई तो इंडिया ने एक्ट करके दिखाया, उस पर जो एक्शन होता है वो करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जाके 200 किलोमीटर अंदर जा करके उनके जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको जा करके ख़त्म किया। एक सेकंड, दुनिया में जहां भी हम लोग गए, पर्पस कोई दुनिया में ये नहीं कहने के लिए कि हम जब लड़ेंगे ताकि हमारे साथ आप खड़े हो जाइए, था कि इंडिया का अब पॉलिसी बदल गया है। पॉलिसी ये बदल गया है कि अब अगर इंडिया पे कोई आतंकवादी घटना होगा तो उसको हम लोग एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। विधायक भाई वीरेंद्र का इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल ऑडियो के बाद से मामला और आगे बढ़ गया है, क्योंकि ST/SC थाने में भी जो केस है वो पंचायत सचिव की तरफ से दर्ज कराया जा चुका है, जिसके बाद से अब RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि हमने जनता के काम को लेकर के कॉल किया था, लेकिन भाई वीरेंद्र ने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने जनता के काम से पंचायत सचिव को फोन किया था, ये सब एक साजिश के तहत किया गया है। ऑडियो वीडियो टेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। पंचायत सचिव को सस्पेंड करने की बात भाई वीरेंद्र ने कही है। नहीं, आप ही लोग के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है कि SC/ST थाने में केस हुआ है और हमको लगता है कि साजिशन ये सब किया जा रहा है। और एक तो बहुत बड़ी भूल वो जो कर्मचारी है, माने पंचायत सचिव है, उसके द्वारा हुआ है और सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। किसी भी माननीय विधायक का, चाहे किसी भी पब्लिक का, उसको टेप करने का अधिकार नहीं है बिना इजाजत का। और उस वीडियो को वो वायरल किया तो इस पर तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एकदम संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड डिस्चार्ज करना चाहिए। SKMCH से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था SKMCH में किस तरीके से ठप है और वहां की व्यवस्था कितनी लचर है। अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल शिवहर से मुजफ्फरपुर SKMCH में पहुंचा एक शख्स अपनी बीमार पत्नी को गोद में उठाकर अस्पताल में इधर से उधर चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे स्ट्रेचर नहीं मिला। गंभीर बीमारी से जूझ रही पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने आए शख्स ने जब स्ट्रेचर की मांग की तो कागजी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। ऐसे में शख्स ने पत्नी को गोद में लेकर ही अस्पताल में भर्ती कराया। मरीज के परिजन ने बताया कि जब स्ट्रेचर की मांग की गई तो आधार कार्ड और अन्य प्रक्रिया करने को कहा गया।
उस प्रक्रिया में समय लग जाता है। ऐसे में कंधे पर उठाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इसके एमसीएच के इस वीडियो को लेकर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। तो आज तुमको एडमिट करना था, तो अभी आया है तो स्टेटस मांग रहा हूँ, तो बोलता है आधार कार्ड जाके जमा कराओ तब जाके तुमको मिलेगा स्टेटस। ये बोलता है नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग शिवर जिला से आए, शिवहर से खवा से आए। भर्ती कराना था। भर्ती कराने के लिए पहले आए थे केवल 4 दिन पहला, बाकी वो भर्ती के लिए बेड नहीं खाली था। अब अरवल के सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर बिजली व्यवस्था कितनी लचर है उसे आप देखकर इन तस्वीरों का अंदाजा लगा सकते हैं कि मोबाइल जिसका फ्लैश लाइट चलाया जा रहा है और वैसे में ये मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, अस्पताल में मरीज मोबाइल की रोशनी में इलाज कराने और उमस भरी गर्मी में रहने को मजबूर हैं। इमरजेंसी वार्ड में भी मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीज, डॉक्टर और मरीज के परिजन बिजली नहीं रहने से परेशान नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस तस्वीर के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल ये है कि बिजली की अच्छी व्यवस्था इस सदर अस्पताल में क्यों नहीं है, जहां पर काफ़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए। सवाल ये भी है कि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और सवाल ये भी कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी, जिसकी ये तस्वीर सामने आई है। और देखिए, नेपाल बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मधुबनी से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और इस तस्कर के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि तस्कर नाबालिग लड़की को बहलाकर नेपाल ले जा रहा था। मधुबनी के नेपाल बॉर्डर से एक घटना सामने आई। जयनगर थाना के बेतनौहा बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को युवक बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल ले जा रहा था। तभी बॉर्डर पर तैनात जवानों को संदेह हुआ। जवानों ने दोनों से पूछताछ किया तो मामला संदिग्ध लगा। एसएसबी जवानों ने युवक को हिरासत में ले लिया है। लड़की कोलकाता की है जबकि युवक मधुबनी का निवासी है। दोनों कई माह से हावड़ा, पुणे, दरभंगा में रहकर नेपाल जा रहे थे और नेपाल में रहने का निर्णय लिया था ताकि लड़की के परिजन खोज नहीं पाएं। फिलहाल लड़की को बालिका गृह भेजा गया है और लड़का को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। और इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुराने विवाद में युवक पर गोली चलाई गई है। युवक घायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जमीन को लेकर के यह विवाद चल रहा था। नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर की घटना सामने आई है, जहां पुराने विवाद में युवक पर गोली चला दी गई। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। जमीन को लेकर यह पूरा विवाद चल रहा था। नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर की यह घटना सामने आई है। उनके पास कुछ जमीन का पेपर लेके गए थे बैंक का, वही जमा किए, दिए उनको। कुछ पंचायती दे के बात था, उनको दिए। उसके बाद जब हम गए पांडे जी के यहाँ गाड़ी देने के लिए, उनका गाड़ी हम दिए थे, मोटरसाइकिल वही दिए। वहाँ से निकले, हम निकले, इसी दरमियान में हमको वो आदमी था, गोली लगा, हम गिर गए। उसी का मिली थी कि एक गोली लगी है एक व्यक्ति को। इसी सूचना पर हम लोग सदर हॉस्पिटल में यहाँ पर आए थे तो पता चला कि ये सुभाकर कुमार सिंह है, पिता चंदेश्वर प्रसाद सिंह है, रनिया बांका जिला के हैं। यहाँ ज़मीन को लेकर, ज़मीन के पैसा को लेकर कुछ विवाद है। पहले से इसका नगर थाना कांड संख्या 4725 ये दर्ज कराए हैं। अब बात बारिश और बाढ़ की करते हैं। सीतामढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर सीतामढ़ी के कई ऐसे इलाके हैं, प्रखंड है जो बाढ़ की चपेट में है। इसके साथ साथ कटाव का दंश भी यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां कटाव की वजह से ग्रामीणों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। लगातार खेती योग्य जमीन और लोगों के मकान नदी में समा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कटाव रोकने के नाम पर जल संसाधन विभाग के कर्मी और ठेकेदार पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई दिए। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कि देखिए, ये सब बोरा को जो पाइलिंग करना है, बोरा का पाइलिंग नहीं कर रहा है, किनारे पर लिया रहा है, भर कर और गिरा दे रहा है और ये गिर जा रहा है। ऐसे ही उसका बिल बन जा रहा है और लेबर के नाम पर इतना 200 बोरा 300 बोरा लिख दे रहा है। वो अपना पॉकेट में पूरा पैसा रख रहा है।
भागलपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बात अगर सुल्तानगंज की करें तो यहाँ पर गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के करीब है। और ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी दुरुस्त करके रखी गई है। एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी यहाँ पर रहती है, क्योंकि भीड़ भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कांवरियों की हो रही है। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से दोनों घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घाट पर बैरिकेडिंग है, पुलिस जवान के साथ एसडीआरएफ, नाविक, गोताखोर को 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। सुरक्षा को दरकिनार कर बैरिकेडिंग को पार कर काफी संख्या में लोग गंगा की तेज धार में स्नान करते नजर आ रहे हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी भी गंगा में उफान है। सुल्तानगंज में गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जो लोग हैं वो सुरक्षा व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग को फांद कर काफी संख्या में लोग गंगा में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। यह अजगैबीनाथ गंगा घाट की तस्वीर है और इस ओर तस्वीर देखिए कि कितनी लापरवाही की है जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। लोग हादसे को दावत दे रहे हैं। खासकर यहाँ पर गंगा में तेज धार है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की है, लेकिन लोग इस व्यवस्था को, सुरक्षा को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह हादसे को दावत देती हुई यह तस्वीर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट की है। खास तौर पर इस घाट पर गंगा का जो धार है वो काफी तेज है, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय नाविक और गोताखोर को गंगा घाट पर तैनात किया गया है, लेकिन जो तस्वीर निकलकर लापरवाही की सामने आई है कहीं ना कहीं यह हादसे को दावत दे रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। देखिए, बिहार के कई जिले जहां पर बारिश और बाढ़ की स्थिति है, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर संकट है और वहां पानी नहीं है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोग पानी को तरस रहे हैं। तो एक ही राज्य में कई जगहों पर दो स्थितियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर आपको हम मोतिहारी की दिखा रहे हैं, जहां सुगौली प्रखंड के पजियरवा पंचायत में बारिश नहीं होने से ग्रामीणों ने श्रमदान कर पानी के लिए तिलावे से बांध बांधने का काम शुरू कर दिया है। सावन के मौसम में जहां रिमझिम बारिश देखने को मिलती थी, वहीं चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी और चारों ओर खेत सूखे नजर आ रहे हैं। इस समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। फसल सूखता जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि श्रमदान और जनसहयोग से बांध का निर्माण करा रहे हैं। शशिभूषण सिंह विधायक जी के इस बांध में काफी सहयोग रहा, जो कि अपना जेसीबी दूधों को भेजवा कर इस पजियरवा पंचायत में बांध बनवा रहे हैं। इनके हम लोग आभारी है और हमारे पंचायत के जनता सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। शशि सिंह विधायक जी के द्वारा ही बांध बना रहा है। सारा जो है पंचायत भर के लोग सहयोग दे रहा है और शशि सिंह के सहयोग से बना रहा है बांध। और देखिए, गोपालगंज में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। चाहे डिस्पैच सेंटर हो, स्ट्रांग रूम है, यहां पर व्यवस्थाएं अब करनी शुरू कर दी गई है, ताकि जब चुनाव हो तो उस वक्त कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और इसकी तैयारियां देखिए कितनी पहले से ही शुरू की जा चुकी है। कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे। थावे डाइट भवन के साथ अन्य स्थानों पर ही केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव के दौरान सुरक्षा और ईवीएम की सही रखरखाव के लिए ये कदम जरूरी है। देखिए गोपालगंज से न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में निर्वाचन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। गोपालगंज में डीएम पवन कुमार सिन्हा ने ईवीएम के डिस्पैच सेंटर और ईवीएम के स्ट्रांग रूम का चयन करने के लिए इस वक्त प्रत्येक विधानसभा में एक एक भवन को चयन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक गोपालगंज के थावे स्थित डाइट भवन में ही सभी 6 विधानसभा के डिस्पैच सेंटर और ईवीएम रखने के लिए केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने विधानसभा वार भवन का चयन करने का निर्णय लिया है और यही वजह है कि डिस्पैच सेंटर और ईवीएम रखने के लिए जो स्ट्रांग रूम है उसका चयन विधानसभा वार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने SIR की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब ईवीएम
को रखने के लिए स्ट्रांग रूम और डिस्पैच सेंटर का चयन करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। उसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। अब पहली तैयारी होती है कि जो ईवीएम आते हैं स्ट्रांग रूम में उसको स्टोर करना, फिर वहाँ से डिस्पैच करना, फिर उसको रिसीव करके प्राप्त करके और मतगणना की तिथि को मतगणना होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग और जिला प्रशासन में डीएम सर के नेतृत्व में, जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में डायट थावे का निरीक्षण किए और पॉसिबिलिटी देखे कि वहाँ किस हद तक संभव है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।